नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सत्य घटना पर आधारित कहानी है, माँ का बंटवारा। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कृशकाय शरीर, सिर पर सफेद और बेतरतीब बाल, झुकी हुई कमर, मैली कुचैली फटी हुई साड़ी पहने लगभग 70-75 वर्षों की एक वृद्धा एक साधारण से दिखने वाले घर के बाहर दरवाजे पर बनी सीढ़ियों के नीचे शांत भाव से बैठी रहती थी। उसके सामने पुरानी सी थोड़ी पिचकी हुई एल्युमिनियम की एक थाली और लोटा रखा हुआ रहता था। उसके बगल में एक छोटी सी बांस की छड़ी भी रखी हुई रहती थी जिसके सहारे शायद वह वृद्धा चलती फिरती होंगी। मेरे घर से विद्यालय जाने के रास्ते में ही यह घर पड़ता था, अतः प्रतिदिन विद्यालय जाते समय उस वृद्ध महिला को कभी उस दरवाजे पर तो कभी ठीक उसके बगल वाले दरवाजे के पास बैठा हुआ देखता था। उसके हाव भाव, रंग रूप तथा दरवाजे के बाहर बैठने के कारण मेरे बाल मन में एक ही ख्याल उभरता था कि यह एक भीख मांगने वाली गरीब महिला है। लेकिन एक बात जो मेरे समझ के बाहर थी वह यह थी कि प्रतिदिन इन्हीं दो दरवाजों के पास यह क्यों बैठती है, जबकि अन्य भिखारी तो पूरे गांव में घूम घूम करके घर घर से भीख मांगा करते हैं। कभी कभी देखता था कि घर के अंदर से एक महिला निकलती थी और इस बुढ़िया के सामने रखे थाल में भात और दाल और कभी कभी सब्जी भी डाल दिया करती थी। उसके बाद बड़ी मुश्किल से एक हाथ में भात वाली थाल और दूसरे हाथ से किसी तरह लोटा और छड़ी को लेकर के वह बुढ़िया धीरे धीरे छड़ी के सहारे चलती हुई उस घर के बगल में बने हुए एक छोटे से कमरे में चली जाती थी। काफी सोचने विचारने के बाद भी जब मेरे बाल मन में इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया तो एक दिन मैं अपनी माँ से यह प्रश्न पूछ लिया, माँ, एक भिखारिन को करीमन और रहीमन घर के सामने बैठे हुए प्रतिदिन देखता हूँ, आखिर और कहीं क्यों नहीं मांगती वह? माँ लगभग झिझकते हुए बोली कि वह भिखारिन नहीं है, वह उस गृह स्वामी की माँ है। तत्क्षण मैंने दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि यदि वह उसकी माँ है तो वह दरवाजे के बाहर घंटों थाली और कटोरा लेकर के क्यों बैठती है? तब माँ जो कहानी सुनाई वह कुछ इस प्रकार है। बूधन साव एक खाते पीते लगभग 12 बीघा जोत वाले साधारण किसान थे। उनके दो बेटे करीमन और रहीमन थे। नहरी क्षेत्र होने के कारण फसल अच्छी हो जाती थी जिससे बूधन साव का परिवार खुशहाल था। उस समय आधुनिक सुख सुविधाएं भी नहीं थी जिसके कारण एक ग्रामीण परिवार की आवश्यकताएं भी बहुत सीमित थी। जिस परिवार में 2 वक्त का खाना ठीक से मिल जाता था उसे खाता पीता परिवार समझा जाता था। करीमन और रहीमन दोनों भाई हंसते खेलते बड़े हो रहे थे। सामान्य परिवारों में पढ़ाई के प्रति कोई खास आकर्षण नहीं होता था, फिर भी छोटा बेटा रहीमन प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से ही प्राप्त किया था। करीमन बड़ा बेटा होने की वजह से पिता के साथ कृषि कार्यों में हाथ बटाने लगा था जिससे वह प्रारंभिक शिक्षा से भी वंचित रह गया था। आगे चल कर के दोनों भाइयों की शादी कर दी गई। दोनों भाइयों का वंश वृद्धि भी होने लगा। करीमन के एक लड़का और 2 लड़कियां थे जबकि रहीमन के 2 लड़के और 3 लड़कियां थी। दोनों भाइयों के वंशवेल जैसे जैसे आगे बढ़ते गए परिवार में मनमुटाव होना भी प्रारंभ हो गया था। बूधन साव के रहते हुए तो किसी तरह परिवार में समन्वय बरकरार रहा, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात टकराव इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों को बंटवारा करने का निर्णय लेना पड़ा। आपसी सहूलियत से ही दोनों भाइयों के बीच घर और जमीन का बंटवारा आधा आधा कर दिया गया। दोनों का परिवार अलग अलग अपने अपने घरों में खुश रहने लगा। बड़े भाई करीमन पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने कृषि कार्य को ही अपना जीविकोपार्जन का
साधन बना लिया। छोटा भाई रहीमन थोड़ा पढ़ा लिखा भी था और अपने पिता के रहते कृषि कार्य से अलग रहने के कारण उनका मन कृषि संबंधित कार्यों में नहीं लगता था। अतः उन्होंने अपने हिस्से की जमीन को पट्टे पर दे दिया और घर के बाहर ही एक छोटी सी दुकान खोल लिया जिसमें ग्रामीण उपयोग की वस्तुएं रखने लगे। पट्टे से मिले चावल और गेहूं तथा दुकान की आमदनी से इनका परिवार भी ठीक ठाक चल रहा था। कुछ सूदखोरों का कार्य भी करने लगे थे, उससे भी कुछ आमदनी हो जाया करती थी। दोनों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा तो सहमति के साथ हो गया था, लेकिन विधवा माँ को लेकर के एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। अब माँ का बंटवारा कैसे किया जाए, इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा था। दोनों में से कोई भी अपने साथ माँ को रखने के लिए तैयार नहीं था। काफी सोच विचार कर दोनों भाइयों ने एक फैसला लिया जिससे उनके समस्या का समाधान तो हो गया, लेकिन माँ की ममता तार तार हो गई। जिसने भी सुना उसने दोनों भाइयों को हिकारत भरी नजरों से ही देखा। घर से सटे पिछवाड़े में एक छोटा सा कमरा बना दिया गया जिसमें एक छोटी सी खाट, पुरानी गेंदरा, पुराने धोती साड़ी को सिल करके बनाया हुआ बिछौना था जो तथा कुछ सामान्य प्रयोग के बर्तन दे करके वृद्धा माँ को रहने के लिए दे दिया गया। माँ भी बेचारी क्या करती, पति बूधन साव के जीवित रहते घर में माँ की तूती बोलती थी। माँ भी अपने बच्चों पर जान छिड़कती थी, लेकिन वक्त का तकाजा देखिए। जिस माँ ने 9 महीने अपने कोख में रखा, स्वयं गीले कपड़ों पर सोई लेकिन बच्चों को सूखे पर सुलाया, स्वयं की नींद हराम करके बच्चों को चैन की नींद सुलाया, जिसके हर सुख सुविधा का ख्याल रखा, आज वही बच्चे बड़े होने के बाद अपने स्वयं के बच्चों के कारण जन्म देने वाली माँ के साथ रखने के लिए भी तैयार नहीं थे। लेकिन माँ तो माँ ही होती है। सारी बातों को नजरअंदाज करके उस एकांत में बने कमरे में रहने के लिए तुरंत तैयार हो गई। अब समस्या थी कि माँ के खाने की व्यवस्था कैसे की जाए। आखिर इसका भी हल उन लोगों ने निकाल ही लिया। माँ के खाने का समाधान के रूप में दोनों भाइयों ने एक महीना का पारी बांध लिया। एक महीने करीमन के घर से तो दूसरे महीने रहीमन के घर से क्रमशः खाना मिलता था। जब माँ की उम्र बढ़ने लगी तो दोनों भाइयों ने 15-15 दिन, फिर 7-7 दिन और अंत में माँ की मृत्यु निकट समझ करके एक दिन की पारी बांध लिया, ताकि ऐसा नहीं हो कि एक भाई की खिलाने की पारी पूरी होने के बाद माँ की मृत्यु हो जाए और दूसरे भाई अपनी पारी में खिलाने से वंचित रह जाएं। क्योंकि माँ की आंखें थोड़ी भीगी थी, जिसके कारण दोनों भाइयों की पत्नियां और बहुएं उसे डाइन समझने लगी थी तथा इस वृद्धा की बुरी नजर का प्रकोप उनके बच्चों पर ना पड़े, इस कारण घर के अंदर इसका प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। यही कारण था कि बेचारी बूढ़ी माँ अपनी उपेक्षा का मन के अंदर ही समेटे हुए पेट की आग को शांत करने के ख्याल से अपने ही गर्भ से जन्मे बेटों के दरवाजों के बाहर भिखारिन की तरह घंटों थाली और लोटा रख करके इस तरह में बैठी इंतजार करती रहती कि कब खाना मिले और अपने कमरे में वो ले करके जाएं। कमरे में ले जा करके भूख की ज्वाला को शांत करें। माँ द्वारा सुनाई गई इस सच्ची घटना को सुन करके मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि बचपन में जिस माँ की आंचल की शीतल छाया में स्वर्ग का एहसास होता है, माँ की हाथों की थपकियों में एक अजीब सा सुकून होता है, माँ की लोरियां सुने बिना नींद नहीं आती थी, आज वही संतान अपनी सगी माँ को साथ रखने के लिए भी तैयार नहीं है। जिस माँ ने अपनी कोख से जन्म दे करके दोनों भाइयों को पाल पोस करके बड़ा किया, आज उसके ही घर के अंदर आने से उसके बच्चों को नजर लग जाएगी। ये कैसी विडंबना है। इस तरह एक दिन वह समय भी आ गया जब अपने परिवार के अपमानों को सहती एक अभागिन मजदूर माँ मृतलोक को छोड़ करके प्रलोक को सिधार गई। उसकी मृत शरीर को उस छोटे से कमरे से बाहर निकालकर अर्थी पर रख दिया गया ताकि उसे अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया जा सके। लेकिन एक विचित्र विडंबना देखिए, जो माँ जीवित रहते 2 जून की रोटी के लिए अपने ही बेटों के दरवाजे के बाहर घंटों बैठी रहती थी, उसकी मृत्यु के पश्चात उसके ही बेटे
उस छोटे से कमरे को कुदाल से खोद डालते हैं ताकि छुपाए गए खजाने को दोनों भाइयों में बांटा जा सके। ज्ञातव्य है कि उस जमाने में चांदी के विक्टोरिया सिक्कों का प्रचलन समाप्त हो गया था, लेकिन पुराने बचाए गए सिक्कों को जमीन में या मिट्टी के दीवालों में दबा कर रखा जाता था, जिसे आपातकाल में बेच करके उपयोग में लाया जा सके। लेकिन उस माँ के घर भला क्या मिलता जो अपनी सारी पूंजी अपने नालायक संतानों को पालने में लगा दी थी। अंततः खजाने नहीं मिलने का मलाल दिल में लिए हुए अर्थी उठी और शमशान घाट में ले जा करके पंचतत्व में विलीन कर दी गई। शमशान घाट में भी एक स्थापित परंपरा के अनुसार अग्नि प्रज्वलित करने का अधिकार डोम को रहता है। प्रथा के अनुसार वही शमशान घाट का राजा होता है। इस अग्नि प्रज्वलित करने के बदले वह काफी मोल भाव करता है, लेकिन यहाँ भी कथित डोम की मांग पूर्ति करने के बजाय अग्नि प्रज्वलित करने का अधिकार भी उससे छीन लिया गया तथा यह कार्य भी स्वयं ही संपन्न किया गया। इस तरह उस अभागिन माँ की कहानी का तो अंत हो गया, लेकिन कहावत है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इस कहावत को 100% चरितार्थ होते भी मैंने देखा। इन दोनों भाइयों का अंत भी लगभग उसी तरह हुआ। रहीमन साव एक आराम तलबी और कंजूस किस्म का छोटा मोटा व्यापारी था। अपने हिस्से की जमीन को पट्टे पर दे करके घर के बाहरी हिस्से में ही एक छोटी सी दुकान चलाता था। इसके स्वभाव से दुकान और ग्राहकों की संख्या नगण्य के बराबर थी। मजबूरी बस या दूसरे जगह वह सामान नहीं मिलने के कारण लोग इसकी दुकान पर आते थे। गिरवी रखकर सूद पर देने का कारोबार भी ये करते थे, जिससे गरीब लोग अपना स्त्री धन गिरवी रख करके कुछ अनाज वगैरह लिया करते थे। इस तरह इनका जीवन सामान्य ढंग से व्यतीत हो रहा था। रहीमन साव का धर्म के प्रति कोई विशेष आस्था नहीं थी, अतः कभी पूजा पाठ भी नहीं करते थे, लेकिन दूसरे के घर भोज भात में अवश्य जाते थे। संभवतः अपने जीवन काल में वे किसी भी तीर्थ स्थल की यात्रा नहीं किए थे, लेकिन उनकी पत्नी कभी कभी गांव के ही अन्य लोगों के साथ छोटे मोटे तीर्थाटन कर लिया करती थी। एक बार वह गांव के ही कुछ लोगों के साथ गंगा स्नान के लिए जा रही थी। जब रहीमन को भी चलने के लिए आग्रह की तो उन्होंने अपनी पुरानी गंजी देते हुए कहा कि मेरे तरफ से इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, मैं समझ लूंगा कि मेरा गंगा स्नान हो गया। दुकान के बाहर बने चबूतरे पर करकट का बना हुआ एक शेड था, जिसमें एक तरफ लकड़ी का बना हुआ चौकी तथा दूसरी तरफ लकड़ी का ही बना बेंच रखा रहता था। रहीमन साव नियमित रूप से उस चौकी पर ही बैठे रहते थे। यदि कभी कभार कोई ग्राहक आ जाता तो दुकान के अंदर जाते और सामान देने के बाद वापस उसी चौकी पर आकर के बैठ जाते थे। उस समय पूरे गांव में सिर्फ एक ही रेडियो था और वह रहीमन साव के पास था, अतः गांव के कुछ लोग रेडियो सुनने के प्रलोभन में वहीं बैठे रहते थे। खासकर संध्या समय पटना आकाशवाणी द्वारा प्रसारित चौपाल एवं 7:30 बजे प्रसारित समाचार सुनने के लिए काफी लोग एकत्रित हो जाते थे। उनकी दुकान के ठीक दाहिनी तरफ उन्हीं का एक कुआं था और कुआं के बगल में 2 अमरूद का पेड़ भी था, अतः अमरूद के लोभ में कुछ बच्चे भी आसपास मंडराते रहते थे। इस तरह रहीमन साव का भी मन लगा रहता था और लोगों का भी मनोरंजन होता रहता था। रहीमन के 2 बेटे थे जिनका नाम सुरेश और रमेश था। दोनों ही पढ़ने में काफी तेज एवं लगनशील थे। चूंकि रहीमन साव अपनी जमीन भी पट्टे पर दिए हुए थे तथा दुकान का व्यवसाय भी सामान्य ही था, अतः सुरेश और रमेश के पास पढ़ने के लिए पर्याप्त समय होता था। वे लोग भी समय को समुचित उपयोग करते हुए अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाते थे। इन लोगों की हाई स्कूल तक की शिक्षा घर में ही रह करके संपन्न हुई। दोनों ही अच्छे प्राप्तांक के साथ हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की।
अब बात बाहर जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने की थी, लेकिन रहीमन साहब अपनी कंजूसी के कारण आगे की पढ़ाई का खर्च देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि एक भाई दुकान पर बैठे और दूसरा आगे पढ़ाई करे, दोनों का खर्च देने में मैं सक्षम नहीं हूँ। लेकिन दोनों ही भाइयों में पढ़ने की ऐसी लगन थी कि पिता की सलाह नहीं मानते हुए अपने बल पर पढ़ने का निर्णय लिया। दोनों ने ही बिहार के प्रख्यात पटना विश्वविद्यालय में नामांकन कराया तथा अपने खर्चे के लिए ट्यूशन पढ़ाने का निर्णय लिया। पढ़ने में तेज थे ही, अतः ट्यूशन भी आसानी से मिल जाती थी। इस तरह दोनों ने ट्यूशन पढ़ा करके अपनी पढ़ाई जारी रखी। बड़े बेटे सुरेश ने पटना कॉलेज में आर्ट्स लिया था, जबकि छोटे बेटे रमेश ने साइंस में पढ़ाई करने का निर्णय लिया। इस तरह एक एमएससी तो दूसरे ने एमए की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों ने ही नौकरी के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। सुरेश सेंट्रल स्कूल में अंग्रेजी अध्यापक के रूप में अपना योगदान दिया, जबकि रमेश पोस्टल विभाग में क्लर्क के रूप में अपना योगदान दिया। सुरेश तथा रमेश दोनों की ही शादियां पूर्व में ही हो गई थी तथा दोनों को ही पिता बनने का गौरव भी प्राप्त हो चुका था। नौकरी भी मिल ही चुकी थी, अतः दोनों का ही पारिवारिक जीवन सुखद व्यतीत हो रहा था। दोनों ही अलग अलग शहरों में अपने परिवार के साथ बड़े ही आराम से रह रहे थे, लेकिन रहीमन साहब अब भी अपने पैतृक घर में पूर्व की भांति ही रह रहे थे। साथ में पत्नी तथा एक नाती पुत्री का पुत्र, जिसे वे बचपन से ही रखे हुए थे, रहते थे। नाती जिसका नाम धीरज था को बचपन से ही रखे अवश्य थे, लेकिन उसकी शिक्षा मात्र प्राथमिक विद्यालय तक ही करवा पाए थे। आगे की शिक्षा नहीं करवाने के कारण वह भी पीछे था। एकमात्र कारण उनका कंजूस होना भी था, जिसके कारण धीरज उनसे नाराज रहता था। उसका कहना था कि अपने पास रखकर मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। बात भी सही थी। इसके 3 बड़े भाई जो अपने गरीब माँ बाप के घर ही रहे, वे लोग बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन शिक्षा प्राप्त करके छोटे मोटे नौकरी पाने में सफल हो गए थे। लेकिन धीरज अशिक्षित रह करके बेरोजगार हो गया था। जैसे तैसे इसकी शादी भी हो गई थी, अतः अपने नाना के ही एक दूसरे मकान में वह अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा था तथा उसी घर के बाहरी एक छोटी सी दुकान, जिससे उसका घर संसार चलने लगा। लेकिन अपने नाना के प्रति उसके मन में नफरत भरी हुई। रहीमन साहब अब अपने वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। उन्हें सेवा की सख्त आवश्यकता थी। पत्नी भी वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन इन दोनों के बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं था। दोनों ही बेटे अपने अपने दुनिया में मस्त थे। इनका घर आना जाना नहीं के बराबर था। इसका कारण शायद साधन रहते हुए उन्हें आगे पढ़ने में मदद नहीं करना ही रहा होगा। वैसे नहीं चाहते हुए भी धीरज एक विकल्प अपने नाना के समक्ष रखा कि वह उनकी सेवा करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें घर बनाने के लिए 1 कट्टा जमीन दे दे ताकि वह अपना घर बना करके रह सके। साथ में एक गाय खरीद दें तथा अपने हिस्से का राशन का सामान उपलब्ध कराएं। लेकिन स्वभाव से कंजूस रहीमन अपने नाती को 1 कट्टा जमीन देने के लिए कतई तैयार नहीं हुए। परिणाम यह हुआ कि धीरज ने भी अपने नाना के तरफ से ध्यान हटाकर अपने बल पर अपना परिवार चलाने का ठान लिया। रहीमन साहब की पत्नी भी घर का कार्य करने में असमर्थ थी, अतः वह भी अपने तीनों बेटियों के पास पारी पारी से घूमती रहती थी। इस तरह रहीमन साहब अपने भरे पूरे परिवार के रहते हुए बिल्कुल अकेले रह गए थे। ना कोई खाने के लिए पूछने वाला था, ना कोई 1 गिलास पानी देने वाला, और ना ही कोई सेवा करने वाला रह गया। वैसे धीरज को 1 कट्टा जमीन लिखने वाला विकल्प अभी उनके पास उपलब्ध था, लेकिन गांव वालों के समझाने के बाद भी इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगा और भरा पूरा परिवार तथा संपन्न होने के बावजूद लावारिस की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे। रहीमन साहब अपने घर के सामने ही अक्सर चटाई पर सोए हुए रहते थे। कभी किसी का दिल पसीज गया तो कुछ खाने को दे दिया,
अन्यथा यूं ही भूखे प्यासे पड़े रहते थे। इनकी इस दुर्दशा को देख करके भी धीरज का दिल नहीं पसीजता और वह इनकी परिस्थितियों से अनजान बने रहने की कोशिश करते हुए अपने दिनचर्या में लगा रहता। सुरेश और रमेश को तो अपने पिता की कोई चिंता ही नहीं थी। दोनों में से किसी ने कभी भी अपने पिता की सुध नहीं ली। शायद यह रहीमन साव के परवरिश का ही परिणाम था। जिस तरह का व्यवहार इन्होंने अपनी बूढ़ी माँ के साथ किया था, वही व्यवहार वापस उन्हें मिल रहा था। आखिर समय तो अपने आप को दोहराता ही है। यहाँ भी कुछ वैसा ही था। भला इस परिस्थिति में कोई अपनी सांसों को कितने दिनों तक संभाल सकता है। आखिर वह दिन भी आ गया जब अपने सगे संबंधियों द्वारा नजरअंदाज किए जाने तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन के अभाव में इनकी हृदय की धड़कन बंद हो गई और सब कुछ यहीं छोड़ करके वे दूसरी अदृश्य दुनिया के लिए प्रस्थान कर गए। अब प्रश्न यह है कि इनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। लेकिन भारतीय गांवों में आज भी इतनी उदारता तो अवश्य बची हुई है कि जीवित मनुष्य की पीड़ा भले ही द्रवित नहीं करे, लेकिन मृत शरीर का अंतिम संस्कार वे अपना परम कर्तव्य मानते हैं। अतः इन्हीं कर्तव्यों को मद्देनजर रख करके गांव वालों ने एक निर्णय लिया कि कल एक किराए की गाड़ी पर उनके पार्थिव शरीर को रखकर इनकी छोटे बेटे, जो गया में अपना घर बनाकर रह रहा है, के पास पहुंचा दिया जाए। योजना अनुसार गांव के 10-12 लोग रहीमन साव के पार्थिव शरीर को लेकर के गया के लिए प्रस्थान कर गए। लोकलाज के या मृत्यु उपरांत उपजे ममता के कारण धीरज भी उसी गाड़ी में साथ में गया। शायद यह संजोग था या कुछ और कि रहीमन साव का यह बेटा रमेश नौकरी से संबंधित कार्य के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। इधर रहीमन साव को मरे हुए काफी समय व्यतीत हो गया था, अतः पार्थिव शरीर से भी गंध आना प्रारंभ हो गया था। उस समय टेलीफोन या मोबाइल की सुविधा भी नहीं थी जिससे रमेश से संपर्क किया जा सके। अतः यहाँ भी गांव वालों ने एक और निर्णय लिया तथा रमेश के एक नाबालिग लड़के, जिसकी उम्र लगभग 5-6 वर्ष होगी, को उसी गाड़ी में बैठाकर गया के फल्गु नदी और स्थित शमशान घाट पर जाकर के रहीमन के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। रमेश के नाबालिग बच्चे द्वारा ही मुखाग्नि संस्कार संपन्न करवाया गया। यह एक विभत्स संयोग था कि दोनों बेटों में से कोई भी इनके अंतिम समय में साथ ना रहा और ना ही शमशान घाट में अंतिम संस्कार के समय। जब गांव वाले रहीमन का अंतिम संस्कार कर वापस गया स्थित रमेश के घर पर आए, तब तक रमेश भी वापस लौट चुका था। ग्रामीणों ने सारी घटना का सिलसिलेवार कहानी सुनाने के बाद वापस उसी गाड़ी से गांव वापस लौट गए। रमेश ने रस्म अदायगी के लिए हिंदू मान्यता के अनुसार मृत्यु उपरांत के किए जाने वाले श्राद्ध कर्म को किया। स्थिति घर पर ही पूरा किया, लेकिन गांव स्थित घर पर नहीं गया और न ही गया में आयोजित भोज में उन गांव वालों को आमंत्रित किया गया जिन्होंने उनके पिता के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार किया था। इस तरह रहीमन द्वारा अपनी मां के प्रति किए गए गलत व्यवहार का परिणाम खुद उनके सगे बेटों ने उनको सूद सहित वापस कर दिया। मजे की बात तो यह है कि जिस एक कट्टा जमीन के नहीं देने से उनका अपना ही नाती धीरज उनसे मुंह मोड़ लिया था, आज वही धीरज उन्हीं की जमीन पर अपना अलग मकान बनाकर अपने परिवार के साथ सुखद जीवन व्यतीत कर रहा है। इनके बाकी जमीन का हिसाब किताब भी वही रखता है, क्योंकि सुरेश और रमेश उसके बाद भी कभी उनके पैतृक गांव जाना गंवारा नहीं समझे। रहीमन के बड़े भाई करीमन साव को अंत इतना दुखद तो नहीं था, लेकिन बहुत सुखद भी नहीं था। संयोगवश करीमन साव का एकमात्र पुत्र, जो कृषि कार्य में संलग्न था तथा गांव में ही रहता था, परिणाम स्वरूप करीमन साव का अंत कुछ हद तक सामान्य ग्रामीण निर्धन परिवार की तरह ही था। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।